नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। ग्रेटर नोएडा में पेशी पर लाए गए 4 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि चारों कैदियों को सूरजपुर कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। चारों पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर फरार होने में कामयाब रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा से, जहां पेशी पर लाए गए 4 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है इन पुलिसकर्मियों की? देखिए, साफ तौर पर लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि अगर ग्रेटर नोएडा सूरजपुर जेल की बात की जाए तो यहाँ आज से पहले भी कई बार कैदियों के ऊपर हमला होने का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के और कई कोर्ट में भी कैदियों के ऊपर हमला होने का मामला सामने आया। अधिकारी द्वारा बयान दिया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएससी लगाई हुई कोर्ट में रहती है, क्योंकि कई कुख्यात अपराधी भी पेशी के दौरान कोर्ट में लाए जाते हैं। बावजूद उसके आज 4 कैदी पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर, जो उनके हाथ में हथकड़ी थी, रस्सा था, उस तक को लेकर वहां से फरार हो गए। और जितने भी पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर में तैनात थे, जो पुलिसकर्मी उनको लेकर आए थे, वो उनको वहां से पकड़ नहीं पाए और बदमाश आसानी से वहां से भागने में सफल हो गए। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार मामले को कहीं ना कहीं दबाने में उलझे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों को अब तक ये जानकारी नहीं हुई है कि ये कैदी लुक्सर जेल से लाए गए थे। ये तो जानकारी हो गई है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि किस अपराध में इनको बंद किया गया था और किन किन क्या क्या इनके नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये तक जानकारी अभी पुलिस नहीं जुटा पाई है। ऐसे में पुलिस अधिकारी ये बयान जरूर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के अंदर से ये कैदी फरार हुए हैं, ये पुलिस की जाहिर तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर ये सवालिया निशान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अमित। और इधर बड़ी खबर आ रही है भदोई से। भदोई के ज्ञानपुर थाना के असनाव खेमईपुर में एक महिला और उसके 3 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि कमरे में 4 लोगों की मौत जलने से हुई है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त भदोई से। भदोई के ज्ञानपुर थाना के असनाव खेमईपुर में एक महिला और उसके 3 बच्चों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और खबरों में बढ़ते आगे। उन्नाव में बीती रात पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की भतीजी ऋचा शुक्ला के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले उसके पति और शिवराज ग्रुप के मालिक संदीप शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उद्योगपति संदीप शुक्ला के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। संदीप शुक्ला की गिनती देश के बड़े उद्योगपतियों में की जाती है, जिनका मसालों का कारोबार है। यह आरोप है कि बीती रात संदीप ने अपनी पत्नी ऋचा को जमकर पीटा था और इसके बाद ऋचा ने चलती गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। सूचना मिली थी कि एक लड़की है जो उसकी ससुराल है शुक्लागंज, तो मारपीट की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई और उसमें लड़की के परिवारजनों द्वारा आरोप पंजीकृत कराया है और लड़की का इलाज किया जा रहा है। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। तो उन्नाव में बीती रात पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान की भतीजी ऋचा शुक्ला के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले उसके पति और शिवराज ग्रुप के मालिक संदीप शुक्ला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके बारे में आपको बताएं तो दरअसल ये पूरा मामला बीती रात का है। कानपुर में मशहूर क्रिकेटर और पूर्व बीजेपी सांसद चेतन चौहान की भांजी बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागते हुए मिली। ऋचा को एक स्थानीय महिला ने बचाया और पुलिस को सूचना दी। ऋचा का यह आरोप है कि उसका पति संदीप उसे अक्सर मारता पीटता है। उसने इसकी सूचना अपनी मां को दी थी, जिसके बाद चेतन चौहान ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी। लेकिन पुलिस जब घर पहुंची तो सुरक्षा गार्डों ने घर में घुसने नहीं दिया और इस बीच संदीप ऋचा को जबरदस्ती कार में बिठाकर कानपुर भाग निकला। कानपुर के ब्रह्मनगर के पास ऋचा कार से निकल भागी। ये बताया जा रहा है कि ऋचा के शरीर पर मारपीट के कई निशान मिले हैं और उसे नशे का इंजेक्शन तक लगाया गया। उधर पुलिस ने उन्नाव में ऋचा के पति संदीप की तलाश में कई जगह छापा मारा और उसके 2 मैनेजर्स को पूछताछ के लिए थाने भी लाई। ऋचा ने संदीप से लव मैरिज की थी। मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ था, मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आ रहा था। रास्ते में ये भागती हुई बदहवास हालत में, होंठ इनके कांप रहे थे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी और ये आई तो इनके पीछे और लोग भी थे, बेहोशी सी हालत में थी। उन्होंने ये भी बताया मारपीट हुई है, हाथ में इनके निशान है, सब है, कि इनको कोई इंजेक्शन भी दिया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं प्रसून शुक्ला इस वक्त उन्नाव से। प्रसून,
क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है इस मामले में? अभी क्या स्थिति है ऋचा की और उसके पति, जिस पर केस भी दर्ज कर लिया गया है, संदीप शुक्ला, उसकी तलाशी के लिए किस तरह के अभियान छेड़ रखा है पुलिस ने? देखिए, कल से इस बात को लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला हड़कंप में है कि जिस तरह से उन्नाव में पूरी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से ऑडी कार में ले करके ये संदीप शुक्ला अपनी ऑडी कार में जबरन लेकर के अपनी पत्नी को जा रहे थे। ऑडी कार चलते समय उसको मारपीट कर रहे थे। चलती कार से ये महिला कूदी है और उसके बाद में उन्होंने कानपुर में मामला दर्ज कराया है। हालांकि संदीप शुक्ला अभी उन्नाव में नहीं है, क्योंकि रात में भी पुलिस ने दबिश दी थी और उसके बाद सुबह से ही लगातार पुलिस उनकी तलाश में है। मगर उन्नाव से अभी जो उनका शिवराज टोबैको नाम की जो फर्म है उसी के अंदर उनका मकान है, उसके अंदर भी तलाशी ली गई, मगर अभी तक संदीप शुक्ला का कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल ये मामला दर्ज कर लिया गया और उसमें पूरी तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया गया संदीप शुक्ला के ऊपर। शिवराज ग्रुप के मालिक हैं संदीप शुक्ला, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है गिरफ्तारी के लिए। और आइए अब अच्छे दिनों की बात करते हैं। साल भर पहले नारा लगा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। देश की जनता ने अच्छे दिन की आस में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन महज साल भर के भीतर ही अच्छे दिन की परिभाषा बदल गई है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, महंगाई की मार से जनता पहले ही बेहाल थी। अब पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों ने उसकी कमर और तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें। भोपाल, दिल्ली, कन्नौज, नागपुर और अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि घटाने के नाम पर सरकार सिर्फ 30 पैसे और 50 पैसे घटाती है और जब बढ़ाती है तो इतना ज्यादा। उन्होंने कहा कि राहत आपदा के बीच ये क्रूर सरकार का क्रूर कृत्य है। जब आज सारी दुनिया मजदूर दिवस मना रही है तो ये तोहफा है मोदी सरकार का। और ये इतनी क्रूर सरकार है कि जिस समय भूकंप से पीड़ित लोग राहत सहायता लेके जाने वाले ट्रक नेपाल की ओर, उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर जा रहे थे, उस समय डीजल का दाम बढ़ाना उन भूकंप पीड़ितों का भी दर्द बढ़ाना है। कानपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। लोगों का यह कहना है कि बढ़ती महंगाई से उनकी दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। ये तो पब्लिक को सब झेलना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है इसको। दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन इससे समस्या ये है कि क्या पता ये पैसा कहीं और भी जा रहा हो। जो भूकंप आया है नेपाल के कारण, क्या वहाँ पे कुछ यूज किया जा सकता? सरकार करना चाहे तो कर सकती है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती है। बाकी पैसा तो हम लोग का जा ही रहा है। हम लोग जैसे जैसे कमा रहे हैं, परिवार में दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये होंगी, जो पेट्रोल पहले 1.5 लीटर डलवा रहे थे उसको 1 लीटर करेंगे, बाकी और चीजों पे कटौती करेंगे। हम व्यक्तियों में मार तो हमेशा ही होती रहती है। और ये डीजल पेट्रोल बढ़ा के तो और भी, मतलब ये था कि पहले तो सही था, अब हिसाब बहुत गंदा कर दिया है। और आगरा में लोगों का यह कहना है कि महंगाई की मार गरीब आदमी पर ही पड़ती है। पेट्रोल डीजल से बढ़े दामों से उनके खर्च और उनकी परेशानियां दोनों काफी बढ़ गई हैं। इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि बड़ी महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और डीजल के रेट इतने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे बहुत परेशान है साहब, पहले भी बढ़ चुके थे, 3-4 रुपए फिर बढ़ा दिए। और गरीब लोग हैं, क्या करें, पूरा काम करते हैं। इधर कहते हैं मोदी आएंगे, सब बहुत अच्छे दिन लेके आएंगे, लेकिन बहुत खराब दिन आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले रेट घटाए फिर बढ़ा दिए, ऐसी पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। अब हम लोगों को, हमारा तो रोजाना का काम है, 300-400 रुपए की पेट्रोल फूक जाती है और इसलिए हमें तो बहुत नुकसान। हम तो मजदूर वर्ग के आदमी, वैसे रोजाना के वर्किंग करने वाले हैं। तो आम लोग ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं, खराब दिन आ गए हैं। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में कल इजाफा हुआ था। पेट्रोल 3 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, तो डीजल में 2 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम मौजूदा 59 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 63 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के दाम 47 रुपए 20 पैसे से बढ़कर 49 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गए। आपको बताएं कि इससे पहले 2 अप्रैल को पेट्रोल के दाम में 49 पैसे प्रति लीटर और जबकि डीजल के दाम में 1 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। वहीं 16 अप्रैल को पेट्रोल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर घटाए गए थे और डीजल के दाम
₹1.30 प्रति लीटर घटाए गए थे। और आज की बड़ी खबरों में यह भी कि केंद्रीय गृह मंत्री आज बांदा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने किसान पंचायत में भाग लिया। यूपी में किसान बीमा योजना में किसानों से ठगी के मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संज्ञान लिया है। बांदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। बहुत भारी क्षति हुई है और इस संबंध में मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से भी आज बातचीत की है और मैंने कहा कि अधिकतम राहत उत्तर प्रदेश के किसानों को जितनी दे सकते हैं आप दीजिए। उसके बाद अपना मेमोरेंडम आप भारत सरकार को भेजिए और इंटर मिनिस्ट्रियल टीम यहां पर आकर और सारी स्थिति का जायजा लेने के बाद जो अपनी रिपोर्ट देगी उस आधार पर जितना भी रीइंबर्समेंट पुनर्भुगतान जिसे बोलते हैं भारत सरकार को करना होगा वो भारत सरकार को करेगी। और मुद्दों पर भी उन्होंने बयान दिया है। कश्मीरी पंडितों को लेकर पाकिस्तान के बयान पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें सलाह न दे, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को हर कीमत पर बसाया जाएगा। आपको बताएं, घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग टाउनशिप पर पाक विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह का कदम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है। पाकिस्तान पंडितों को नहीं बसने देंगे, इस पे क्या कहना है? पाकिस्तान भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता है, वहां पर कश्मीरी पंडित बसाए जाएंगे। और इन सबके बीच जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडा फहराने की हिमाकत की गई है। इस बार भी सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया है। यह घटना पुलवामा के त्राल की है। साथ ही इस रैली के दौरान गिलानी ने यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रा 30 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तानी झंडा फहराने की हिमाकत की गई है। इस बार भी सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। पुलवामा के त्राल की यह घटना है। इस रैली के दौरान गिलानी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 30 दिन में खत्म हो जानी चाहिए। गोरखपुर में मजदूर की खुदकुशी के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। श्रम मंत्री शाहिद मंसूर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। किसी भी मजदूर को मजदूरी न देना और ऐसे कदम के लिए मजबूर करना आपराधिक काम है। अगर मजदूर के परिजन नहीं करेंगे तो हम विभाग की तरफ से FIR करवाएंगे, ये कहा मंत्री जी ने। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आज ही सीएम से मिलकर गैर पंजीकृत मजदूरों को लेकर नीति बनाएंगे। ऐसी प्रदेश में होने वाली तमाम घटनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और एक व्यापक नीति ऐसे मजदूरों के विषय में बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे पूरे प्रदेश के ऐसे तमाम मजदूर जो रजिस्टर्ड ना भी हों उनको कैसे, उनके परिवार को कैसे फायदा पहुंचाए, इसके लिए व्यापक नीति और व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम उसको बनाएंगे और ऐसे लोगों की सबकी मदद करेंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर गोरखपुर के शमीम को अपनी जान देने के लिए मजबूर आखिर क्यों होना पड़ा। शमीम नाम के मजदूर को अपनी मेहनत की कमाई के लिए निर्माणाधीन बिल्डिंग की 3री मंजिल से छलांग लगाकर जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बड़े काजीपुर के शमीम को उसकी मजदूरी नहीं दी गई थी। वो चांदनी टेंट हाउस में काम करता था। मृतक के परिजनों के मुताबिक टेंट हाउस का मालिक मजदूरी देने में आनाकानी करता था और शमीम के साथ पहले कई बार इसको लेकर मारपीट भी की गई थी। इस बार जब उसने मजदूरी मांगी तो उसे मजदूरी नहीं दी गई और अपने आप को बचाने के लिए वो टेंट मालिक के निर्माणाधीन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर चढ़ गया और फिर वहां से कूदकर जान दे दी। हालांकि ये मामला मंगलवार का है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में श्रम विभाग की 2 योजनाओं का शुभारंभ आज किया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया, जबकि श्रमिकों के लिए मिड डे मील योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सीएम ने सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित श्रम कल्याणकारी योजनाओं में चयनित लाभार्थियों को चेक भी बांटे।
और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि श्रम विभाग की 4 मांगों पर सरकार निर्णय लेगी। जो सरकार काम कर रही है, आखिरकार जिनके लिए काम हो रहा वो जान तो नहीं कि कार्यक्रम या योजना उनके लिए है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आने वाले समय में जरूर एक बड़ा कार्यक्रम करना, जिसके माध्यम से कम ये तो जानकारी हो कि समाजवादी सरकार और आपका विभाग मजदूरों के लिए क्या क्या काम कर रहा है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार और पार्टी से जुड़े कई मसलों पर भी मंथन किया गया। इसके अलावा कुछ नेताओं ने विलय के मुद्दे पर भी, जनता परिवार के विलय के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा। नदियों की सेहत सुधारने के लिए यूपी सरकार हर रोज नए प्रयोग कर रही है। यूपी सरकार के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव मलेशिया और सिंगापुर से नई तकनीक लेकर भारत लौटे हैं। लखनऊ में शिवपाल यादव ने यह दावा किया कि नई तकनीक के जरिए जल्द ही गोमती के पानी को नहाने लायक बना लिया जाएगा। इसके लिए स्टील और रबर का एक डैम गोमती में बनवाया जाएगा। पहले यह डैम करीब 356 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होना था, लेकिन अब नई तकनीक के जरिए इसे महज 70 करोड़ रुपए में ही तैयार कर लिया जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि ऐसे ही 2 डैम आगरा में यमुना पर बनाए जाएंगे। तो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल साफ मैंने जो देखा है, और मरीना गेट के आसपास जो 100 एकड़ में करीब वहाँ पर एक पार्क, जहाँ पर हरियाली, और वहाँ पर एक बैराज उन्होंने बनाया। तो समुद्र का पानी अब सिंगापुर में नहीं, और सिंगापुर का जो गंदा पानी समुद्र में नहीं, यहाँ पर गोमती में, वहीं की जो हम लोगों ने जो साइड से हम लोग नाला बना करके 20 किलोमीटर दूरी पर वहाँ ले जा करके फिर ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करके वही साफ पानी पीने का काम उन्होंने शुरू किया है।